डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली, ये दूसरा मेथड है। तीसरा होगा हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड, हीटिंग ऑफ, ये तीसरा है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड को अगर आप हीट करते हो तब भी वो फॉस्फीन गैस देता है। क्या देता है? फॉस्फीन गैस। जैसे मान लो आपने लिया H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस और H3PO3, ये फॉस्फोरस, इनको हीट किया आपने, तो क्या बनेगा? ये फॉस्फीन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड भी करोगे तो फॉस्फीन बनेगा। फॉस्फोरस एसिड की हीट करने से भी फॉस्फीन बनता है। क्या बनता है? फॉस्फीन। हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फीन। एंड फोर्थ नंबर है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड, ये बात तो अमोनिया के लिए भी था। यहाँ पे क्या होगा? CA3P2 ले लो और इसमें हाइड्रोलिसिस करा दो, क्या बन जाएगा? ये CaOH ट्वाइस और साथ में क्या बन जाएगा? फॉस्फीन गैस। ये क्या बन जाएगा? फॉस्फीन। CaOH ट्वाइस प्लस फॉस्फीन गैस। देख लो एक बार, CA3P2 प्लस वाटर, CaOH ट्वाइस प्लस फॉस्फीन गैस, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड। मेटल फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस से भी क्या बनता है? फॉस्फीन गैस। और पांचवा आप लिख सकते हो तो मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल फॉस्फाइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल फॉस्फाइड विथ HCl लिख लो, विथ एसिड। यहां से भी आप बना सकते हो। ये अगर आप मान लो CA3P2 लेते हो और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हो, ये बन जाएगा CaCl2 प्लस फॉस्फीन गैस। ये रिएक्शन कुछ बातें हैं। ये फॉस्फीन के प्रिपरेशन में ये पांचों रिएक्शन आप देखोगे अगर आप, तो NCERT में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आज जाकर देखिएगा। तो मतलब आप अभी तो NCERT आपके पास होगा ही, देख लीजिएगा। पहला फॉर्मेशन है फ्रॉम फॉस्फोनियम सॉल्ट, दूसरा प्रिपरेशन है रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। P4 प्लस NaOH, PH3 प्लस NaH2PO2, हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड, ये तो आसान है। मेटल फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो कैसे हाइड्रोलिसिस होगा? अगर आप इसको देखोगे तो आप कहोगे सर ये CH2 प्लस होगा और यहाँ P-3 होगा, यहाँ पे H प्लस है और OH माइनस है, तो OH माइनस इसके साथ जुड़ेगा और H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, तो H प्लस और P3 माइनस जुड़कर PH3 बना लेगा और Ca+2 और OH माइनस जुड़कर क्या बना लेगा? CaOH ट्वाइस बना लेगा। तो यहाँ बन जाएगा CaOH ट्वाइस और साथ में क्या बन जाएगा? फॉस्फीन गैस। यहाँ बन जाएगा CaOH ट्वाइस और साथ में क्या बन जाएगा? फॉस्फीन गैस। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जी सर, जी। 5 रिएक्शन एक बार आपको रीड करना है, 3 बार लिखना है, 2 बार 3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये वाला लिखिएगा। अगर देखो, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, इस प्रिपरेशन से कोई क्वेश्चन आएगा, पूरी उम्मीद रख सकते हो आप कि मेटल व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली आएगा, व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली आएगा, ये पूरी उम्मीद रख सकते हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में जरूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप इसको कह सकते हो। समझ में आया ये बात? पूरा पांचों रिएक्शन कौन सा? ये वाला दूसरा नंबर एग्जाम में बहुत आता है। व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। व्हाइट फॉस्फोरस विद अल्कली क्या देता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाइट फॉस्फोरस विद ठीक सर। अल्कली डिसप्रोपोर्शनेशन देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यस पांचवा सर। याद हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो ये कलरलेस गैस है, ये एनसीईआरटी पढ़िएगा तो मिलेगा। हम पॉइंट वाइज कह रहे हैं, स्लाइटली ये कलरलेस गैस। गार्लिक या रोटन फिश। और इसके बाद ये रॉटन फिश स्मेल होता है, रॉटन फिश स्मेल होता है। उसी तरह से एक H2S आएगा, उसका रॉटन एग स्मेल होता है, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। रॉटन फिश स्मेल होता है, ठीक है। कलरलेस होता है, रॉटन फिश स्मेल होता है, पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल, क्योंकि
क्यों स्लाइटली सॉल्युबल होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा पोलैरिटी नहीं है ना, बहुत ज्यादा पोलैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना, इसीलिए स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद ये वीकली बेसिक होता है, वीक बेस होता है। नाइट्रोजन से तो वीक बेस होगा ही ना। क्यों वीक बेस होता है? तो फिर वही आप कंसेप्ट लगाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटे साइज पे ज्यादा होता है, तो कलरलेस गैस है, रॉटन फिश स्मेल है, पॉइजनस है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है और वीक बेस होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जी सर। ये बात क्लियर हो रहा है? ये लिख लीजिए पहले, आप इतना लिख लीजिए, वीक बेस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पॉइजनस, रॉटन फिश स्मेल। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। आज आके आप एनसीईआरटी में चेक कर लेना, आपको इससे थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा आपको। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे यस ये ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि फॉस्फीन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज करता है खुद को, दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है ना। ये बात समझ में आता है क्या? बोलो। तो ये जी सर। रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्यों होगा रिड्यूसिंग एजेंट? कोई आपसे बोले रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो क्या बोलोगे? ये खुद यहाँ को बोलोगे ऑक्सीडाइज करके दूसरों को phosphorus is in lowest oxidation state. Phosphorus is in lowest oxidation state -3 पे है। तो -3 पे है, तो -3 से बढ़ेगा, वो -3 से घटेगा नहीं। -3 से वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा ही ना। -3 से वो घटेगा नहीं, तो फॉस्फोरस इज इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3। और एक रिएक्शन यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाता है। ठीक है ना, ये मेटल सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पे लिख लो, जैसे आपको याद होगा, जैसे कॉपर सल्फेट में अमोनिया मिलाते थे, याद आ रहा है कुछ क्या? अमोनिया 4 मोल अमोनिया मिलाते थे, तो क्या बनता था? ये CuNH3 4, और यहाँ पे SO4 बनता था। याद आ रहा है? लेकिन यही में आप यस सर। क्योंकि ये कम बेसिक है, तो CuSO4 प्लस PH3 मिलाओगे, ये सॉल्ट बनाएगा CU3P2 जी सर। जी प्लस। जी। हाँ। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। आपके पास अगर एनसीईआरटी तो मेरे साथ आप पूरी पॉइंट मिला सकते हो। एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट दिया है जो मैंने आपको लिखवाया। मैं एनसीईआरटी से ज्यादा आपको लिखवा भी नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी बातें जो भी है वो बता रहे हैं बस। और आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ही से ही क्वेश्चन आएगा। आप एक बार देख लीजिए, आप अगर एनसीईआरटी आपके सामने है तो उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं, यहीं से आप अभी देख के आप उसमें टिक कर सकते हैं। आपको उसको थोड़ा सा फायदा मिलेगा कि फॉस्फोनियम सॉल्ट से भी एनसीईआरटी प्रिपरेशन दिया है। P4 प्लस NaOH, व्हाइट फॉस्फोरस प्लस NaOH का प्रिपरेशन दिया होगा, हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड भी दिया होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड भी दिया होगा, और रिएक्शन ऑफ मेटल फॉस्फाइड विद HCl भी दिया होगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, तुरंत चेक कर लीजिए, तो आपको फायदा मिल जाएगा। वहां पर टिक आउट कर लीजिए उसको। उसके बाद यस सर, आपको लिखा हुआ है। ये पूरा लिखा होगा, ये पूरा यस एनसीईआरटी सर। में पूरे चीजें मिल रही होगी। CuSO4 PH3 के साथ Cu3P2 बनाता है। क्या बनाता है? Cu3P2 बनाता है। CuSO4 प्लस PH3 गिव्स Cu3P2 प्लस वाटर। ओके, समझ में आ गया? यस सर। तो ये यस सर। रिएक्शन हो गया फॉस्फीन का। इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लो, प्रिपरेशन से याद करो और पॉइंट से याद करो, और उसके बाद ये पॉइंट हो जाएगा। कलरलेस गैस है, रोटन फिश स्मेल है, पॉइजनस गैस है, स्लाइटली सॉल्युबल वाटर। क्यों है स्लाइटली सॉल्युबल? इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है कम है, पोलैरिटी कम है, और अगर पोलैरिटी कम है तो कम सॉल्युबल होगा ना। स्लाइटली सॉल्युबल वाटर वीक बेस होगा। क्यों बेस होगा वीक? क्योंकि बड़ा साइज पे लोन पेयर जो होता है वो कम डेंस होता है, इसलिए वीक बेस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट P इज इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इसके बाद ये मेटल सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह से फॉस्फाइड बना लेगा। ठीक है ना, ये बातें हो गई। नेक्स्ट आता है दो कंपाउंड और है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो आपके जेई एडवांस में आया हुआ है। देखो भाई, आपको थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा और इसका कोई उपाय है नहीं, एनसीईआरटी रीड करना है बस। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इट मीन्स ये नाम क्या होगा? PCl3 एंड PCl5, PCl3 एंड PCl5।
एक PCl3 होगा, एक PCl5 होगा। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रहा है क्या? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देखना है, दोनों का साथ में पढ़ा देते हैं। आपके एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है, हम दोनों साथ में पढ़ा देते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत है आपको? बोलो। नो सर। फिर अब एनसीईआरटी सामने रखो, बस को रीड भी कर लेना। साथ में रीड करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे देखो PCl3 का प्रिपरेशन कैसे होगा, जब आप P4 में लिमिटेड सप्लाई दोगे Cl2 का, लिमिटेड Cl2 लोगे, लिमिटेड Cl2 लोगे तो PCl3 बनेगा। और अगर एक्सेस Cl2 लोगे, एक्सेस Cl2 लोगे तो क्या बन जाएगा? PCl5 बन जाएगा। तो दो हो गए, पहला प्रिपरेशन हो गया या नहीं हो गया? P4 लिमिटेड यस सर। Cl2 PCl3 और एक्सेस Cl2 PCl5, पहला हो गया। दूसरा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा प्रिपरेशन है P4 और साथ में यहाँ पे ले लो SOCl2, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और P4 SO2Cl, ये भी रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया है। P4 SOCl2 हाँ के हाँ। साथ ये बनता है PCl3 प्लस SO2, और साथ में एक प्रोडक्ट और होता है यहाँ पे S2Cl2, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। PCl3 प्लस SO2 प्लस S2Cl2, और यहाँ बनता है PCl5 और साथ में बनता है SO2, PCl5 प्लस SO2, PCl5 प्लस SO2 बनता है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन याद करना है, ये रिएक्शन इसमें पूछा हुआ था, जेई एडवांस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जेई एडवांस में ये आया था कि P4 SOCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो देखो SOCl2 की कहानी ऐसी होती है, SOCl2 डिकम्पोज होता है, जब SOCl2 डिकम्पोज होता है तो बनाता है Cl2 प्लस SO2 और प्लस S2Cl2, ये डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होता है इसका। SOCl2 टूटता है तो Cl2 प्लस SO2 प्लस S2Cl2 बनाता है। अब यही Cl2 और P4 जुड़ के PCl3 बन गया। देखो यही Cl2 जो है, ये P4 के साथ जुड़ के क्या बन गया? PCl3, और साथ में क्या बन गया? SO2 प्लस S2। ये इसलिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक S2Cl2 भी बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यही पूछा हुआ है जेई एडवांस में, जेई एडवांस 2000। सर ये SOCl2 है और SO2Cl2 है। हाँ, P4 में SO2Cl2 देना है, और SOCl2 लोगे तो ये बनेगा, और अच्छा। SO2Cl2 लोगे तो ये बनेगा, ये ध्यान रखना है। या आप देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, SOCl2 के साथ ये बनाया है और SO2Cl2 के हाँ साथ ये बनाया है, आप देख लो। और ये जेई एडवांस 2017 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था कि P4 SOCl2 के साथ क्या बनाएगा। तो बिना याद किए कोई बच्चा नहीं बना सकता इसको। आप बहुत सोचोगे, बहुत सोचोगे तो PCl3 सोचोगे, SO2 तक सोच सकते हो, इसको नहीं सोच पाओगे आप। तो SOCl2 के साथ S2Cl2 प्लस SO2 प्लस PCl3 बनता है। ये जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी ही बता भी रहा हूँ कि P4 SOCl2 के साथ PCl3 और SO2Cl2 के साथ PCl5, आप चेक कर लीजिए अपने उसमें, आप उसमें अपना चेक हाँ कर। सर। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर PCl5 के बारे में सर ये क्यों कहा जाता है कि ये जो होता है मॉलिक्यूलर नेचर गैस फेज में होता है लेकिन आयनिक फॉर्म करता है सॉलिड स्टेट में? ये आयनिक फॉर्म सॉलिड स्टेट में ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में होता है, आयंस फॉर्म करता है ना। PCl5 सॉलिड फॉर्म में, ये PCl5 सॉलिड फॉर्म में दो में एग्जिस्ट करता है, एक PCl4 प्लस में और एक PCl6 माइनस में। हाँ सर, तो इसमें एक मतलब क्वेश्चन ऐसे टाइप का था कि PCl5 जो है मॉलिक्यूलर नेचर इन गैस फेज बट आयनिक इन सॉलिड फेज। ये तो सही बात कही रहा है, गलत क्या कह रहा है? PCl5 गैसेस फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, और आयंस फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म में आयंस फॉर्म में होता है, सही तो कह रहा है। PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में होता है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि PCl5 सॉलिड में ये जो होता है वो PCl4 प्लस में होता है और PCl6 माइनस में होता है, केटायन और एनायन में एग्जिस्ट करता है। PCl5 solid exists in PCl4 plus and PCl6 minus। ठीक है, ये बात समझ में आया? पहला यहाँ देखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन देखो, लिमिटेड Cl2 एक्सेस Cl2 P4 SOCl, ये याद कर लीजिए। सेकंड रिएक्शन याद कर लीजिए, पहला तो याद हो जाएगा आपको, पहले में तो दिक्कत नहीं है, दूसरे में दिक्कत है, दूसरे में दिक्कत है। SOCl2 के साथ याद करना होगा कि SOCl2 और SO2Cl2 थोड़ी बारीकी है, उसके कारण आपका गलत हो जाएगा। SOCl2 PCl3 SO2 प्लस S2Cl2 और SO2Cl2 PCl5 प्लस SO2, याद कर लीजिए।
याद करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, याद हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो इसलिए याद तो करना ही पड़ेगा। PCl3 जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। PCl3 क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। थोड़ा थोड़ा बात बता देते हैं। PCl3 जो होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। PCl3 क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। और PCl5 क्या होता है? ये येलो सॉलिड होता है। PCl5 येलो सॉलिड होता है और ये एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट इन PCl4 प्लस में एंड PCl6 माइनस में। PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। क्लियर है? तो PCl3 कलरलेस लिक्विड होता है, याद रखिएगा। PCl3 का एग्जिस्टेंस कलरलेस लिक्विड में होता है, ये याद रखिए। और PCl5 येलो सॉलिड होता है, एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जी हो गए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस देखना है। हाइड्रोलिसिस पूछा जाता है। PCl3 की हाइड्रोलिसिस करिए। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं हम? हाइड्रोलिसिस। अगर आप PCl3 की हाइड्रोलिसिस करिएगा तो PCl3 हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा भाई? तो PCl3 हाइड्रोलाइज होकर H3PO3 बनाता है और साथ में HCl बनाएगा। H3PO3 प्लस HCl क्या बनाएगा? H3PO3 प्लस HCl। देखो यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। आगे भी कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए? +3 आना चाहिए। तो PCl3 प्लस वाटर H3PO3 प्लस HCl। H3PO3 प्लस क्या होगा? HCl होगा। ये हो गया पहला। उसके बाद PCl5 को हाइड्रोलाइज करोगे, PCl5 हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा? ये PCl5 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये बनाएगा H3PO4 और साथ में क्या बनेगा? HCl। H3PO4 प्लस HCl ये बन जाएगा PCl5 की हाइड्रोलिसिस। ये PCl5 की हाइड्रोलिसिस क्या होगी? H3PO4 प्लस HCl हो। बात समझ में आ रहा है? जी बोलो। सर। तो हाइड्रोलिसिस एक प्रोडक्ट हो गया। तो PCl3 कलरलेस लिक्विड होता है, PCl5 येलो सॉलिड होता है। प्रिपरेशन 2 देख लिया आपने, ये याद करना होगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट H3PO3 और H3PO4 होगा। इसके बाद अगला आता है, इसमें क्लोरीनेटिंग एजेंट का एक्शन होता है। क्लोरीनेटिंग एजेंट ये क्या होता है? ये एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। ये एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। कैसे? ये क्लोरीनेटिंग एजेंट कैसे होता है? उसके लिए अगर आप देखोगे तो आप देखो, अगर आप बोलोगे CH3COOH ले लो और इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करो, CH3COOH को रिएक्शन PCl3 के साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3COCl। ये क्या बन जाएगा? CH3COCl। CH3COCl OH को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से। OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। क्या हो जाएगा? OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जी सर। तो ये बन जी जाएगा सर। आपका CH3COCl प्लस H3PO3। CH3COCl प्लस H3PO3। एक बार आप इसको देख लो, पहले देख लो, सबसे पहले देखो, समझ में आ रहा है ये बात? यस सर, आ रहा है। तो ये एक चीज तो पहले लिख लो। ये वाला लिखा है एनसीईआरटी में भी, देखो एक बार एनसीईआरटी भी देख लो। एक बार एनसीईआरटी भी देख लो। CH3COOH प्लस PCl3 ये बन जाएगा CH3OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीनेटिंग एजेंट बोलते हैं इसको। OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपने देखा होगा, एसिड को जब आप PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो OH रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन हो जाता है। OH को किससे रिप्लेस कर देते हैं? क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। CH3COOH प्लस PCl3 CH3COCl प्लस H3PO3। उसी तरह से अगर आप C2H5OH लेकर और PCl3 लाते हो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C2H5Cl और प्लस H3PO3। ये देख लो एक बार। उसी तरह से अगर आप CH3COOH को PCl5 के साथ लाते हो तो सेम होगा, सेम रिएक्शन देता है ना ये भी। ये क्या बनाएगा? CH3COCl और प्लस में होगा यहाँ पे POCl3 और प्लस में होगा वाटर, प्लस में होगा वाटर, ऐसे। और उसी तरह से अगर आप CH3 C2H5OH लेकर PCl5 डालते हो, C2H5OH प्लस PCl5, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस POCl3 और प्लस वाटर।
ये देख लो, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करता है। ये क्या काम करता है? क्लोरीनेटिंग एजेंट, इसको बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट, बात समझ में आया क्या? बस OH को रिप्लेस कर दो क्लोरीन से, और क्लोरीन से रिप्लेस करोगे तो H3 जिस CH3COOH को रिप्लेस किए तो क्या बन जाएगा? CH3COCl, और PCl3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो आगे क्या बन जाएगा? H3PO3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। C2H5OH PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl, और प्लस क्या हो जाएगा? H3PO3, और CH3COOH PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl5 के साथ भी सेम प्रोडक्ट होगा, बट यहाँ पे H3PO3 नहीं बनेगा बल्कि POCl3 प्लस वाटर बनेगा। इट मीन्स H3PO4 बनेगा। क्यों बनेगा H3PO4? क्योंकि ये PCl5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, जबकि ये PCl3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। समझ में आ रहा है? ये +3 पे है और ये वाला +3 पे है, ये +5 पे है। सर ऊपर तो H3PO3 बना है तो सर नीचे H3PO4 तो बन सकता था ना? हाँ, H3PO4 बनाएंगे, POCl3 प्लस वाटर को मिला दोगे तो H3PO4 हो गया। POCl3 और वाटर मिलकर H3PO4 तो होगा ही। तो POCl3 वाटर भी लिख सकते हो, H3PO4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो साइड प्रोडक्ट में हो गया ना। प्रोडक्ट मेन ये है, ये वाला प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये है। यहाँ पे बस ये पूछा जाएगा कि CH3COH PCl3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, तो आंसर होगा CH3COCl। C2H5OH PCl3 के साथ क्या मिलके आएगा? C2H5Cl। तो ये तो आपका सेम मेन प्रोडक्ट ये है, ये तो इसके आपके साइड अच्छा। प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है? आपके साइड प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट यही रहेगा। ओके, समझ में आया? क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये हो गया क्लोरीनेटिंग एजेंट। हाँ। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, ये याद करना होगा आपको। क्लोरीनेटिंग एजेंट देख लो, थोड़ा सा आसान है। क्लोरीनेटिंग एजेंट तो पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव में पढ़ा होगा। जब एसिड का रिएक्शन आप PCl3 के साथ कराते हैं तो आपका एसिड हैलाइड बनता है। अगर आप कोई अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 या PCl3 के साथ कराते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड बनता है। ये तो नेम रिएक्शन, ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे भी वही सेम रिएक्शन हमने कराया है। OH को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे? क्लोरीन लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हीटिंग ऑफ PCl5। PCl5 को हीट करना है। अगर आप हीटिंग ऑफ PCl5 करते हैं, PCl5 को हीट करना है तो ये क्या बन जाएगा? PCl5 को हीट करोगे तो PCl3 + Cl2 बन जाएगा। PCl5 को हीट करोगे ये क्या बन जाएगा? PCl3 + Cl2 बन जाएगा। और देख लो PCl5 को हीट करने से क्या बनेगा? PCl3 + Cl2 डिकम्पोज हो जाता है ये। अब इसी PCl5 का रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हो तो रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ मेटल, इसी से आप अगर आप मेटल के साथ PCl5 का रिएक्शन करवाते हो तो मेटल का मतलब क्या है? मेटल का मतलब Ag हो सकता है, और Ag को रिएक्शन आप PCl5 के साथ करवाओगे तो क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? PCl3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि PCl5 डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? PCl3 + Cl2। तो Cl2 वाला Ag के साथ जुड़ के AgCl बना लेगा और PCl3 बन जाएगा। तो AgCl और प्लस PCl3 हो जाएगा, AgCl + PCl3 हो जाएगा। उस तरह से आप और कोई भी मेटल ले सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कॉपर ले लो, कॉपर और PCl5 ले लो, ये क्या बन जाएगा? CuCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा? PCl3 बन जाएगा। आप एंटीमनी ले लो, Sb ले लो, SbPCl5 ले लो, ये क्या बन जाएगा? SbCl ना, Sb मत लिखो, Sb वाला छोड़ देते हैं, SbCl3 बन जाएगा। ऐसे जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है? इतना लिख लो। एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, पूरी रिएक्शंस आप एनसीईआरटी से भी मैच करा लो। अभी आप एनसीईआरटी से मैच करा लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। P4 वाला प्रिपरेशन एक बार देख लो। एक तो प्रिपरेशन है और एक आपका हाइड्रोलिसिस है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है, और हीटिंग ऑफ PCl5। ये देख लो एक बार एनसीईआरटी से मिलाओ जल्दी, आप एनसीईआरटी से मिला लो। ऑल टोटल सब लिखा है सर। एनसीईआरटी में मिल रहा है आपको, लगभग लोगों मिल रहा सर होगा। ऑल टोटल सब लिखा है। यस सर। एनसीईआरटी की रिएक्शंस ही तो लिखवाए जाएंगे आपको, एनसीईआरटी के जी रिएक्शंस सर। तो पढ़ने होंगे। एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा भी तो नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ के क्या फायदा? आप इतना ही रिएक्शन पूछेगा ही, इससे ज्यादा पूछेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको बनाने का। बहुत सारे रिएक्शन तो हम याद नहीं कर सकते ना। तो देखो मेन जो रिएक्शन था, सेकेंड वाला मेन रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस में तुम्हें दिक्कत होगा नहीं, हाइड्रोलिसिस तो आप करा ही लोगे। क्लोरीनेटिंग एजेंट में भी दिक्कत होगा नहीं, और उसके बाद हीटिंग ऑफ PCl5 में भी दिक्कत नहीं होगा। PCl5 को हीट करोगे तो PCl3 + Cl2 बनेगा,
और रिएक्शन ऑफ PCl5 विद मेटल, आप एक बार इसको देख लो तो आपका ये पूरा रिएक्शन सीक्वेंस में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी मैच करा लीजिए। अब आपको इसी को 10 बार पढ़ना है, 10 बार रीड करोगे एनसीईआरटी भी याद हो जाएगा। अब एक बार सुन लिया आपने तो थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। तो कॉपी एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ मत करिए, कॉपी एनसीईआरटी और थोड़ा मॉडल देख लीजिए बस, और इसके अलावा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसके अलावा कुछ करिए भी मत। एक बार AIPMT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और ज्यादा करने का मतलब नहीं है। एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए आप मेडिकल का, और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो आप, तो थोड़ा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकता है, एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकता है, तो फिर उसके लिए मॉडल की थोड़ी थ्योरी देख लो। तो आप उतना कर सकते हो तो आप कर लो। आपके वो जो मेडिकल एग्जाम में आना है वो एनसीईआरटी से आना है, ये तो क्लियर है, फैक्ट है ये। बी ब्लॉक एस ब्लॉक का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके एनसीईआरटी से आएगा, और मैक्सिमम चीजें हमने एनसीईआरटी का कॉपी में आपको लिखवा दिया है। क्लियर है? बोलो। जी सर। यस सर। तो PCl3 PCl5 का प्रिपरेशन समझ में आ गया। उसके आ बाद गया chemistry सर। का प्रिपरेशन, यस सर। केमिस्ट्री के रिएक्शन समझ में आ गए। रिएक्शन समझ में जी आ गया है, एक बार दो बार तीन बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना? याद करना जरूरी है, तो जरूर याद कर लेना P4 + SOCl2 और SO2Cl2, क्योंकि वो JEE एडवांस में आया हुआ है, तो मेडिकल में भी आ ही सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ रिएक्शन तो पूछ ही सकता है ना, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो, तो एनसीईआरटी तो छोड़ना भी नहीं है आपको, एनसीईआरटी मेन आपको समझना है। चलिए अब आइए आगे की बात करते हैं। रिएक्शन की बातें हो गई, PCl5 मेटल वाला बात हो गई, और ये पूरी बातें हो गई। नेक्स्ट बात हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपसे हम ये करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, एक बार आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस मेरे साथ देख लो, तो फिर हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो H3PO4 यस जो सर। होता है वो क्या होता है, H3PO2 जो होता है हाइपो फॉस्फोरस होता है, हाइपो फॉस्फोरस एसिड होता है। H3PO2 जो होता है हाइपो फॉस्फोरस एसिड होता है। H3PO3 क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड होता है, फॉस्फोरस एसिड होता है। और एक होता है H3PO4, ये क्या होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ना, बोलो बेटा, ये बात क्लियर है? H3PO3 जो फॉस्फोरस एसिड है इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। हाँ। और H3PO4 को ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थो फॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, और इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। H3PO4 फॉस्फोनिक एसिड होता है, H3PO3 फॉस्फेनिक होता है, और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस होता है। ठीक है क्या? बोलो, इतनी बात समझ? यस सर। सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? इसमें अभी यही क्वेश्चन पूछेगा। बहुत बार एक बार क्वेश्चन तो ये आया था कि फॉस्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो फॉस्फोनिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4 होता है, और फॉस्फेनिक का H3PO3 होता है। अभी सब बता रहा है, अभी तो पूरा हुआ नहीं है, अभी तो बातें और है। अब यहाँ पे HPO3 होगा, HPO3N को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3N को क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। HPO3N को क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेते हो H4P2O7, H4P2O7 को बोलते हैं डाई और पायरो फॉस्फोरिक एसिड, डाई और पायरो फॉस्फोरिक एसिड। और H4P2O5 जो होता है, H4P2O5 को बोलते हैं डाई और पायरो फॉस्फोरस एसिड। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे, ये हो गया आपका डाई पायरो और पायरो फॉस्फोरिक एसिड। देखो ये कैसे बना होगा, सुनना मेरी बात थोड़ा सा, आप सुनोगे तो समझ जाओगे। इसको डाइमर करा दो, H3PO4 को डबल करके वाटर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा।
H4P2O7, इसलिए बोल रहे इसको डाई और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को डाइमराइज करके वाटर निकाल दो, H3PO3 को डाइमराइज करके वाटर निकाल दो, इसलिए इसको बोल रहे हैं डाई पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको डाइमर करके वाटर निकाल दो, इसको डाइमर करके वाटर निकाल दो। ये हो गया H4P2O7 और H4P2O5। और उसके बाद एक और होता है H4P2O4। H4P2O4 इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है H4P2O4 का नाम लिख लो। ये आपका ये जो है ना H4P2O4, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये एक अलग नाम है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O4 होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, H4P2O7 डाई और पायरोफॉस्फोरिक। और H3PO4 का ये डाइमर है। H3PO4 का डाइमर और वाटर निकाला हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस वाटर कर दो। H3PO3 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दो, तो ये बन जाएगा। और ये एक्स्ट्रा है H4P2O4, ये होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो याद होगा आपको, इतनी बातें आप देख लो पहले। अब इसके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो पूछे जाएंगे। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस, याद होगा आप, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस होता है, H3PO3 फॉस्फोरस होता है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक होता है, H4P2O7 डाई पायरो होता है, H4P2O डाई पायरो फॉस्फोरस और H4P2O4 हाइपोफॉस्फोरिक होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ये नेम आपको एक बार देखना है। और आपको 3 सर नाम ये नेमिंग कैसे करते हैं सर, कि ऑर्थो, मेटा और ये मेटा और सब ऑर्थो, कैसे लग जाते तो ऑर्थो और मेटा तो याद ही करना पड़ता है। ऑर्थो और मेटा का नाम ऐसे लॉजिकल तो है नहीं। देखो मेटा में ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने जो देखा है समझा है, मैंने पहले जब आई इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जब कोई पढ़ाता है तो आपको ये बताता है ऐसे। लेकिन ऑर्थो में ये होता है, ऑर्थो के लिए अगर कोई बोला जाता है तो हम लोगों ने ये पहले समझा था, समझाते हैं हम ऐसे बच्चों को कि अगर कोई 13th ग्रुप का है, 14th ग्रुप का है और 15th ग्रुप का है, 13th 14th 15th है, समझना है एक बार, 13th 14th 15th है, तो अगर उसमें जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें अगर आपका 3 नेगेटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज जो होता है, 3 नेगेटिव चार्ज वो होता है ऑर्थो वाला। जो 3 नेगेटिव चार्ज वाला होता है, -3 नेगेटिव चार्ज, जैसे आपका PO4 3 माइनस हो गया, तुम्हारा PO4 3 माइनस हो गया, उसी तरह से आपका BO3 3 माइनस हो गया। ये जो है ना, ये ऑर्थो वाला नाम होता है, PO4 3 माइनस, BO3 3 माइनस। और CO कार्बन वाला 14th की जरूरत होता नहीं है, क्योंकि कार्बन वाला में एक ही एसिड होता है, तो हाई ऑर्थो वगैरह की जरूरत नहीं है। 13th और 15th में मेन, 13th और 15th में अगर BO3 3 माइनस मतलब 3 माइनस चार्ज होता है, उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है ऑर्थो। और उसमें जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक ऑर्थो का काम होता है। मेटा किसको बोलते हैं, मेटा बोलते हैं -1 वाले चार्ज को, जैसे 13th में है और 15th में है, तो मेटा किसको बोलते हैं भाई, तो मेटा बोलते हैं BO2 माइनस, माइनस वाले 1 माइनस वाले को, 1 माइनस वाले को मेटा बोलते हैं। तो 1 माइनस में आपका ये आ गया, PO3 माइनस हो गया, ये मेटा होता है। और विथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 वाला मेटा होता है, समझ में आ रहा है, मेटा वाला -1 वाला होता है, -1 चार्ज मेटा को बोलते हैं और -3 चार्ज ऑर्थो को बोलते हैं। और विथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ पे BO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 मैक्सिमम है, BO4 3 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम +5, यहाँ BO2 माइनस में क्या है, +3, और इसमें क्या है, +5। ये एक ऑर्थो और मेटा का नाम होता है। देखो यहाँ पे क्या है, HPO3 देख रहे हो आप, HPO3 मतलब PO3 माइनस है, इसलिए इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो और मेटा का नाम यहाँ से ऐसे आता है, तो ये ट्रिक मेथड ठीक बताया सर, जाता है कि अगर -3 चार्ज है तो ऑर्थो नाम दीजिए और ऑक्सीडेशन स्टेट उसका मैक्सिमम होना चाहिए। जो नॉन मेटल है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए, तो नाम ऑर्थो दिया जाता है। और मेटा, और इन दोनों को जोड़कर ऑर्थो और मेटा जब जोड़ते हैं ना तो पैरा बन जाता है, पायरो बन जाता है। ऑर्थो प्लस मेटा को क्या बोलते हैं, पायरो बोलते हैं।
ऑर्थो प्लस मेटा जो होगा वो क्या हो जाता है, पायरो हो जाता है। एक ये लॉजिक हम लोग देते थे, ये लॉजिक से भी काम हो जाता है, क्वेश्चन तो बन जाता है। ऑर्थो प्लस मेटा पायरो होता है, ऑर्थो प्लस मेटा पायरो होता है। तो ये बात समझ में आया क्या, ये बात क्लियर हुआ? जी सर। ये जी एसिड सर ये आखिरी वाला कैसे होगा सर, ऑर्थो प्लस मेटा पायरो कैसे हो जाएगा? पायरो होता है इसलिए क्योंकि आप देखो PO4 3 माइनस और PO3 माइनस को जोड़ो, पायरोन एसिड बन जाएगा। देखो ये PO4 3 माइनस को और तुम PO3 माइनस को जोड़ो, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा जोड़ने से P2O7 4 माइनस बन जाएगा। P2O7 माइनस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पायरो लिखा है कि नहीं, देखो P2O7 4 माइनस H4P2O7 क्या लिखा है यहाँ पे, पायरो फॉस्फोरिक एसिड लिखा है कि नहीं लिखा है? तो PO4 3 माइनस और PO3 माइनस P2O7 4 माइनस, और P2O7 4 माइनस में हाइड्रोजन जोड़ के क्या बना दोगे, H4P2O7। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। तो ऑर्थो प्लस मेटा ये होता है पायरो, और पायरो का फॉर्मूला क्या है, H4P2O7। तो ये लॉजिक है, ये IUPAC इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है ये। ओके, बात समझ में आया? जी सर। जी तो ये Yes. नाम देख लो एक बार, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को फोस्फेनिक भी बोलते हैं और फॉस्फोरिक के फॉस्फोनिक बोलते हैं, ये याद कर लीजिए, ये नाम पूछा हुआ है एक बार जेईई मेन के अंदर ये पूछा हुआ था, नाम दिया था फॉस्फोरिक, फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक और फॉस्फेनिक, ये एक बार देख लीजिएगा। अब इसके स्ट्रक्चर देख लो एक बार, स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आएगा जो सर ऊपर कर दीजिए। हाँ इसको पर लिख लो, ये तो बीच में थोड़ा सा ट्रिक बताया गया है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, H3PO2, H3PO3, H3PO4, HPO3N, H4P2O7, H4P2O5, H4P2O4, ये नाम है पूरा। यस सर। एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, जो एनसीईआरटी का टेबल को कंप्लीट कर देगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहला H3PO2, पहला क्या है H3PO2, ये होता है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और ये मोनोबेसिक एसिड होता है, आपको याद होगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसा होता है। तीनों हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। याद आ रहा है क्या, मोनोबेसिक एसिड। H3PO2 में दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो H3PO2 मोनोबेसिक एसिड होता है, पहला ये हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर होगा H3PO3, H3PO3, ये क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, ये डाइबेसिक एसिड होता है। ये हमने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी बताया था, डाइबेसिक एसिड होता है। यस सर। दूसरा है H3PO4, H3PO4 में स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH होता है, और ये ट्राइबेसिक एसिड होता है। ये क्या होता है, ट्राइबेसिक एसिड। और अभी हमने बोला था कि H4P2O7 बनाना है, H4P2O7 बनाने के लिए क्या करना है, H3PO4 को डाइमेराइज करना है। कैसे करोगे, OH, OH और OH, और एक बार इसको और लिखो, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 और यहाँ से क्या करो, वाटर निकाल दो, ये क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा, बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, P डबल बॉन्ड O, OH, OH हो जाएगा, ये बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। POP बॉन्ड आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, POP बॉन्ड। उसके बाद H4P2O7 के बाद पांचवा नंबर क्या है, H4 सर रुक जाइए। P2O5, इसको डाइमराइज करना होगा उसके साथ ना। फॉस्फोरस एसिड को दो बार लिखकर वाटर निकाल दो, फॉस्फोरस एसिड को दो बार लिखकर वाटर निकाल दो, चेक करो एक बार,
स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछेगा उसमें, जैसे आप एनसीईआरटी देखोगे ना, टेबल में बना के लिखा है कि नंबर ऑफ POH बॉन्ड, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, नंबर ऑफ POH बॉन्ड, ऐसे करके लिखा है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड, नंबर ऑफ, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी के टेबल में देख सकते हो, मिला सकते हो। H3PO2 में नंबर ऑफ POH कितना होता है, POH बॉन्ड कितना होता है, H3PO2 में 1 होता है, H3PO3 में 2 होता है, H3PO4 में 3 होता है, H4P2O7 में 4 होता है, H4P2O7 में 4 होगा। एक POP बॉन्ड होगा, क्या होगा, एक POP बॉन्ड होगा। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है जी बात? सर, हाँ, वो स्ट्रक्चर याद कर लेंगे सर, हो जाएगा सर, फिर ये स्ट्रक्चर बना के कर लेंगे। स्ट्रक्चर्स याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार लॉजिकली देख लो। H4P2O5 में क्या करोगे, आपको याद कुछ नहीं करना है। H4P2O5 में आप H3PO3 का स्ट्रक्चर याद किए हो। H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा था, ये था OH और ये था OH। इसको 2 बार लिखो, इसको क्या करो, 2 बार लिखो, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और इसको वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकाल दो। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ बन गया H, यहाँ पे OH और यहाँ पे O, और फिर P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। इसको लिख लो H4P2O5। सब लोग लिख लो, पहले H4P2O5 लिख लो, फिर बातें करते हैं। H4P2O5 लिख लो, और छठा क्या है, H4P2O6 है, लास्ट है, और ये अभी खत्म हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन फैमिली आपका खत्म हो जाएगा। और इसके बाद है आपका H4P2O4। यहाँ पे ऐसा बॉन्ड होगा, PP बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो, OH होगा, यहाँ पे OH होगा, डबल बॉन्ड हो, OH ना, H4P2O क्या था, 4 था ना? नहीं सर, OH और H होगा। हाँ, OH और H होगा। H4P2O4 है ना, OH और H होगा, और डबल बॉन्ड हो, OH और H होगा। लिख लो इसको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O4। एक बार हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4, ये हाइपोफॉस्फोरस नहीं, ये हो गया आपका, ठीक है। एक बार आप चेक करो थोड़ा सा, H4P2O4 हाइपोफॉस्फोरिक दिया, H4P2O6 क्या दिया, देखो तो, H4P2O6, सर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O4 क्या दिया है, H3 2, क्या बोल रहे हैं सर? H4P2O4 दिया है कि नहीं? ये नहीं दिया है सर, H4 H4P2O6 दिया है। H4P2O6 ही होगा, यहाँ पे H4P2O6 लिख लेना, हाँ, H4P2O6 ये दिए हैं हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक। हाँ यही लिखना है, H4P2O6 लिख लेना, अभी ठीक हो गया। सर, H4, एक जगह दिक्कत आ रही है सर, हाँ ये बोलो, आपने जो H3 सर नीचे करिए, थोड़ा स्क्रॉल करिए सर। हाँ हाँ बोलो, ये H3PO2 को आपने सर उसमें लिखा है, और नीचे करिए सर। हाँ H3PO2 को क्या लिखा है, H3PO2 को इसमें हाइपोफॉस्फोरस सही है, वो H3PO3 को सर इन्होंने ऑर्थोफॉस्फोरस लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्थोफॉस्फोरस लिख सकते हैं। हमने बोला तो -3 चार्ज, -3 चार्ज बोला तो ऑर्थो लिखना है, अभी तो बोला। अच्छा ठीक सर, ठीक। -3 चार्ज को ऑर्थो बोलना ही है, ऑर्थो तो बोल ही सकते हो। तो -3 चार्ज तो यही भी है ना, PO3 3- तो है ही ना। हाँ हाँ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, और HPO3 मेटाफॉस्फोरिक हो जाएगा। H4P2O7 H3PO4 का डाइमेराइज करके वाटर निकाल दो, और H4P2O5 H3PO3 को डाइमेराइज करके वाटर निकाल दो, और H4P2O6 ये अलग से याद कर लो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये नेम भी याद करना है, विथ स्ट्रक्चर, नेम विथ स्ट्रक्चर, विथ फॉर्मूला विथ स्ट्रक्चर। सर इसका स्ट्रक्चर छूट गया सर, HPO3N। आज क्या हो गया, इसका छूट सर गया। इसका स्ट्रक्चर सर छूट गया सर, HPO3 तो कोई दिक्कत HPO3N। नहीं है ना, उसको ट्राइमेराइज वाला बना लो, ट्राइमेराइज वाला बना लो।
तो ये ट्राइमराइज बना लो, H3PO3 P3O9 बना लो, मेटाफॉस्फोरिक ट्राइमर ऑफ HPO3, ट्राइमर ऑफ HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड ट्राइमर बना लो। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ट्राइमर ऑफ HPO3, ट्राइमर ऑफ HPO3 क्या हो जाएगा, H3P3O9, बस इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि एन लिखा है ना, तो अब 3 पे लेके चलना होगा, 3 पे लेके चलोगे तो ये P P P POP हो जाएगा, ये POP हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया, ये H3P3O9 का स्ट्रक्चर हो गया। उधर थोड़ा और स्ट्रक्चर बना लो, एक P4O10 का स्ट्रक्चर बना लो। P4O10 का स्ट्रक्चर क्या होगा, P P P P O O O O, यहाँ बीच में ऑक्सीजन, यहाँ ऐसे P4O10 का स्ट्रक्चर ये होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, P4O10 में POP बॉन्ड पूछा जाता है, और कोई भी PP बॉन्ड नहीं है, P4O10 में कोई भी PP बॉन्ड नहीं है, तो POP बॉन्ड कितना है इसमें, P4O10 में POP बॉन्ड पूछा जाता है, तो POP बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 POP बॉन्ड है। PP बॉन्ड कितना है, 0, PP 2 बॉन्ड, और P डबल बॉन्ड O 4, ये 0 है ना, PP बॉन्ड कहाँ है यहाँ पे, PP हाँ बॉन्ड हाँ हाँ हाँ, P4O10 का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। उसके बाद P4O6 का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, इसमें जो चारों ऑक्सीजन बाहर वाला है ना उसको हटा दो, बस P4O6 बन जाएगा, चारों बाहर वाला ऑक्सीजन हटा दो, P4O6 बन जाएगा, ये बन गया, देखो P4O6 बन गया, ये बन जाएगा आपका P4O6, ये बन गया P4O6, P4O6 में बाहर वाला ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बन जाता है, P4O6, तो P4O6 में POP बॉन्ड 6 होगा, POP बॉन्ड जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा, PP बॉन्ड यहाँ भी नहीं है, PP बॉन्ड 0 होगा, और P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो है ही नहीं। ये है कुछ बातें। ट्राइमर ऑफ HPO3 बना सकते हो, H3P3O9, H3P3O9 का कभी स्ट्रक्चर पूछ सकता है, एक बार देख सकते हो आप, बस इतना ही है बात। और आप देखोगे तो इनके जो जो एसिड हमने लिखे हैं ना उनके प्रिपरेशंस गिवन है, एक बार एनसीईआरटी में वो लास्ट में कॉलम में प्रिपरेशन दिया हुआ है, लास्ट कॉलम में देखो ना, H3PO2 बनाने के लिए तो हम लोग सीख लिए थे, व्हाइट फॉस्फोरस प्लस अल्कली, व्हाइट फॉस्फोरस प्लस अल्कली से H3PO2 बनता है, क्या बनता है, H3PO2। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए उसमें क्या किया है कि Br2 लिया है, और उसके बाद उसको देख लेना, मतलब आप वो प्रिपरेशन देख लेना एक बार सीक्वेंस करके। सर एक बात बता दीजिए सर, हाँ बोलो। जो ये सब फॉस्फोफिनिक ऊपर और स्क्रॉल सर फॉस्फोफोनिक नीचे कर होता है सर, दीजिए। कौन सा, सर जैसे फॉस्फोफिनिक या फॉस्फोफोनिक जो कहते हैं सर, जैसे कहते हैं फॉस्फोफिनिक को मोनोप्रोटिक और फॉस्फोफोनिक को डाइप्रोटिक। फॉस्फेनिक को क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक, और फॉस्फोफोनिक को डाइप्रोटिक। और उसके बाद एक और, बस यही मतलब बोल रहा हूँ ना, फॉस्फोफिनिक सर आपने एक बताया, एक फॉस्फोफोनिक बताया। रुक जाएगा मुझे थोड़ा देख लेने दो, फॉस्फेनिक फॉस्फेनिक हाँ फॉस्फेनिक का फॉर्मूला है H3PO4 H3PO2, फॉस्फेनिक होता है जी H3PO2, ठीक है। हाँ और फॉस्फेनिक हो गया, ये फॉस्फोनिक क्या होगा, ये तो लिखा है, सही लिखवा है, हाँ फॉस्फोनिक का फॉर्मूला क्या है, ये भी सही है, H3PO4 होता है, तो सही है, और क्या है, H3, नहीं नहीं, तो पूछ रहा हूँ सर कि इसको जो मोनोप्रोटिक और डाइप्रोटिक सर कैसे कहते हैं सर, प्रेजेंस ऑफ OH के फॉर्म में। हाँ OH के फॉर्म में कहते हैं, देखो OH के फॉर्म से ही सर डाइप्रोटिक और और नीचे कर मोनोप्रोटिक, दीजिए। डाइप्रोटिक और मोनोप्रोटिक उसी OH के फॉर्म से आता है ना, जितना हाइड्रोजन वो दे पाएगा वही तो आपका मतलब डाइप्रोटिक होगा या पॉलीप्रोटिक होगा या मोनोप्रोटिक होगा। अगर एक सर तो हाइड्रोजन, जैसे पहला वाला आपने लिखवाया H3PO2, और H3PO3 को हम लोग फॉस्फोफिनिक कहते हैं। हाँ H3PO3 को हम बोलते हैं फॉस्फेनिक, हाँ, और हाँ तो इसमें 2 फॉस्फोनिक OH ग्रुप है, तो वो डाइप्रोटिक है, तो यही तो डाइप्रोटिक। गलती सर मेडिकल में नीट 2016 का क्वेश्चन था सर,
कि फॉस्फोफिनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक और फॉस्फोफोनिक को डाइप्रोटिक बोल रहे हैं। फॉस्फोफोनिक, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा देखने दो मुझे, वही मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ कि फॉस्फोनिक एसिड H3PO4 को बोलते हैं, H3PO3 को बोलते हैं। फॉस्फेनिक, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे देख लेते दो। फॉस्फेनिक, हो सकता है वो गलत लिखा गया हो। फॉस्फेनिक एसिड जो होता है, फॉस्फोनिक बोलते हैं H3PO, और अच्छा हाँ ठीक है, सर, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहा हूँ। फॉस्फेनिक PO2 है। H3PO2 को फॉस्फेनिक बोलते हैं, H3PO2 को फॉस्फेनिक और H3PO3 को फॉस्फोनिक, ये लिख लो पहले आप। हाँ अब सही है, यस सर, ये हाँ ये H3PO3 को फॉस्फोनिक, और फॉस्फोनिक ये हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, इसको नहीं लिखना है। हाइपो वाले को फॉस्फेनिक बोलते हैं, हाइपो वाले को हाँ फॉस्फेनिक बोलते हैं। यस सर। हाइपोफॉस्फोरस, ये हाइपोफॉस्फोरस। फॉस्फेनिक ये है, ये वाला फॉस्फेनिक है, यही ठीक है। तो फॉस्फेनिक को मोनोप्रोटिक बोलेंगे, सही बात है, और फॉस्फोनिक को डाइप्रोटिक बोलेंगे, ये भी सही बात है। तो ये हो गया जी सर। प्रिपरेशन, एक बार देख लेना, इसका कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन फैमिली नेक्स्ट क्लास में चलेगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए थोड़ा, क्योंकि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी दिया है ना, तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑक्सीजन फैमिली नेक्स्ट क्लास में, अब ज्यादा नहीं ओके है, सर। ऑक्सीजन फैमिली खत्म कर दिया जाएगा तो फिर आपका लगभग चीजें खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है। ऑक्सीजन फैमिली के बाद सर अब क्लास 12th का पेपर सर कैंसिल हो गया, सीबीएसई और आईसीएसई का सर। हाँ तो क्या होगा उसमें, तुम्हारा पेपर तो तुम इसका लोगों का मतलब 1 अगस्त को होगा कि नहीं होगा सर? पता नहीं चल रहा है अभी, तो जब कैंसिल हुआ है तो पता नहीं, हो भी सकता है। अभी तो उसके पे कोई यस सर। अभी फॉर्म भी तो नहीं भराया, भरा गया नहीं नहीं सर, फॉर्म नहीं। नहीं आया सर। अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया है, तो अगस्त में एग्जाम होने का कैसे कोई कहा जा सकता है? अगस्त में होने के लिए जून में तो फॉर्म भरा जाना चाहिए था, अभी जुलाई में थोड़े भरवाएंगे। तो देखो हो सकता है अगस्त में होगा, ठीक तब भी आप मेंटली प्रिपेयर रहो अपने आप से, आप मेंटली प्रिपेयर रहो। सर जून तक हम लोग खत्म कर लेंगे ना सर पूरा केमिस्ट्री? पूरा केमिस्ट्री हाँ जून तक खत्म कर लेंगे। ठीक सर। हमने ज्यादा टाइम दे दिया आपको, नाइट्रोजन फैमिली वगैरह में तो लगभग आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ। हाँ सर, केमिस्ट्री लगाए हैं, यस आया है, सर। इसमें पूरा मॉड्यूल आ रहा है अच्छे से। तो ब्लॉक केमिस्ट्री थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी रीड कर लीजिए। ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और इनर्ट गैस, अब 3 बाकी है, और फिर डी और एफ बाकी है, बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब हम। जल्दी खत्म करके फिर सरफेस केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, और एक सॉलिड स्टेट मेटलर्जी सर, मेटलर्जी। और मेटलर्जी पहले शुरू कर देंगे। हाँ मेटलर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको खत्म करके ओके, ऑक्सीजन थैंक यू फैमिली सर। को मेटलर्जी शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।